हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधवा सुजाता अपने बेटे मिंटू और बेटी चिक्की के साथ रहती थी। वो गांव के एक बड़े और अमीर घराने में रह रहे यामिनी और वीरेंद्र के पास दिन भर काम करने जाती है और उसी कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन की बात है, जब मिंटू और चिक्की दोनों स्कूल से छूटकर घर जा रहे होते हैं, तभी उनके क्लास के कुछ बच्चे एक बड़े से बर्गर और पिज्जा की दुकान में जाकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये देखकर मिंटू और चिक्की को भी वो खाने का मन करता है। चिक्की, काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो हम दोनों भी ये पिज्ज़ा और बर्गर खा पाते, है ना? हाँ मिंटू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे भाग्य में तो अमीरों जैसा खाना लिखा ही नहीं है। तू तो जानता ही है ना, हमारी माँ कितना कष्ट करती है, तब जाकर वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती हैं। हाँ चिक्की, सही कहा तूने। तभी उस दुकान के अंदर से 2 बच्चे आते हैं और मिंटू और चिक्की के सामने वो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तुम दोनों बस दूसरों को अच्छा और अमीरों वाला खाना खाते हुए देखते ही रहोगे, कभी खा नहीं पाओगे, गरीब जो ठहरे। बिल्कुल सही कहा यार तूने गोलू। बेचारे मिंटू और चिक्की, इन दोनों का तो नसीब ही खराब है। अगर ये दोनों भी हमारी तरह अमीर होते तो हमारे साथ ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, लेकिन नहीं, इनके नसीब में ये सब है का। मिंटू और चिक्की को बहुत बुरा लगता है। ओए गोलू और पिंकू, ज्यादा मत बोलो। हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ से परेशान हो जाए। आइंदा से मुझे और मेरे भाई मिंटू को कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, समझ गए ना तुम दोनों? हाँ चल मिंटू। हाँ चिक्की। चिक्की और मिंटू घर जाते हैं और रात में सुजाता काम से आकर चूल्हे पर दाल चावल पकाकर उन दोनों को दाल चावल देती है। ये लो चिक्की और मिंटू, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो और फिर सो जाना। ठीक है माँ। चिक्की, मिंटू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ता है। आज मुझे रोमिला बता रही थी कैसे बर्गर शॉप के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों अपनी क्लास के बाकी बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाते देख रहे थे। रोमिला वहाँ से गुजर रही थी तभी। अच्छा ऐसी बात है क्या? माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मिंटू हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे कमाकर वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा जिन्हें हम तीनों आज पूरी नहीं कर पा रहे माँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुजाता के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। फिर एक दिन जब सुजाता की मालकिन यामिनी के घर उसके पति वीरेंद्र की बड़ी सी बर्थडे पार्टी होती है, तभी वहाँ पर सारा अमीर खाना आता है। अरे ओ सुजाता मैडम, तुम यहाँ गेस्ट नहीं नौकरानी हो। जाओ जाकर सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता सर्व करो। आई बड़ी नालायक कहीं की। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं अभी सबको दे देती हूँ, माफ कीजिए। यामिनी और वीरेंद्र दोनों बहुत ही अकड़ू और बुरे स्वभाव के होते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जहाँ रोज सुजाता काम से 8 बजे छूटकर घर चली जाया करती थी, वहीं आज उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो यामिनी से जाकर कहती है, मेम साहब मैं घर चली जाऊँ, मेरे बच्चे मिंटू और चिक्की दोनों घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए ना मेम साहब। अरे रोज थोड़ी तुम्हें मैं रोक कर रखती हूँ। आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारे साहब का जन्मदिन है, इसीलिए रुकाया है। ज्यादा नखरे मत करो और बार बार आकर मेरा कान मत खाओ और 1 घंटे के बाद चली जाना। जाओ जाकर सबके लिए समोसे तलो और केक कट करके सबको बांट दो। लेकिन मेम साहब मेरे बच्चे, वो भूखे। ओफो, ठीक है चली जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी आना मत मेरे यहाँ काम करने। तुमसे और 1 घंटा भी नहीं रुका जा रहा है ना? नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? ठीक है मेम साहब, मैं रुक जाती हूँ और 1 घंटा। सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसे केक कट करके परोसते समय बस अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बेचारे मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ बनाकर भी नहीं आई हूँ मैं काम के चक्कर में, लेकिन अगर अभी गई तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से वक्त गुजर जाए और फटाफट मैं अपने बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उन्हें जल्दी से कुछ खिला दूँ। एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में आया हुआ बचा हुआ खाना ही अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मैं भूखी रह लूँगी वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो भूखे नहीं रहने चाहिए। सुजाता अपने बच्चों के लिए पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे यामिनी रोक लेती है और वो सभी मेहमानों के सामने सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले आप मुझसे ऐसे तमाचा मार रही हैं? अरे बेशरम गरीब गवार औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर से खाना चुरा कर ले जाने की, चोरी कहीं की।
सही कह रही है यामिनी, तुमने ये खाना चोरी किया है। तुम जैसे नालायक गरीबों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निकल जाओ मेरे घर से और ये खाना यही रख दो। आइंदा से यहाँ पर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो ये खाना लेकर जा रही थी, बस मुझे लगा कि फेंकने की जगह ये खाना मेरे बच्चे खा लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब। चुप रहो तुम और अपनी फालतू की बकवास बंद करके दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मेरे पास और कोई काम नहीं है। एक आपके ही भरोसे मैं अपना घर चलाती हूँ, मुझे मत निकालिए काम से। साहब, मेम साहब, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों से विनती करती हूँ। सुजाता उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं, जिसके बाद सुजाता के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उसे अब कहीं और नया काम भी नहीं मिलता है और रोज उसे और उसके बच्चों को सूखा प्याज और रोटी खानी पड़ती। उनके हालात काफी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुजाता देखती है कि गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें से सबसे अलग और अनोखी डिश बनाएगा जो वो बनेगा विजेता। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारी डिशेस हैं जिन्हें मैं अलग और अनोखे तरीके से बना सकती हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैं इसमें जरूर भाग लूंगी अब तो। सुजाता उस कंपटीशन में जाकर अलग और अनोखे प्रकार के गुलाब जामुन बनाती है और वो जजेस को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ही विजेता बनाते हैं, जिसके बाद वो 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है और नया घर और अमीरों जैसा खाना खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अमीरों जैसा खाना खा पाऊंगी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। माँ, आपने कर दिखाया है, हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है माँ। आप हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए भगवान जी ने आपके साथ अच्छा किया है। यहाँ सुजाता के साथ अच्छा हो जाता है, वहीं यामिनी और वीरेंद्र का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिस कारण वो दोनों अमीर से गरीब हो जाते हैं और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, वरना बुरे कर्मों के फल की सजा बद से बदतर होगी। मधु अपनी सास सरिता, ससुर उदय और देवर विवेक के साथ गांव में रहती है। वहीं उसका पति अनिरुद्ध शहर में काम करता है, इसीलिए वो गांव छुट्टियों के दौरान ही आया करता है। मधु बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती है और उसके खाने को खाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ के ये राजमा चावल तो एकदम लाजवाब बने हैं यार। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। धन्यवाद विवेक। सच में तुम्हारे हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है मधु बहू। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है जिस पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लेकिन विवेक बेटा, तुम्हें अपनी भाभी का नाम लेकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ पापा, मैं जानता हूँ वो बात, लेकिन मधु और मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और भैया से ज़्यादा गहरी मधु और मेरी दोस्ती है, इसलिए मुझे इसे भाभी कहने में बड़ी हिचकिचाहट सी होती है। नाम पुकारने में जो अपनापन है वो महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं पापा जी, विवेक मेरा देवर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ये अगर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है ना तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बहू। हाँ बहू, अगर तुम्हें ही कोई ऐतराज नहीं है तो हमें क्यों होगा। एक दिन चारों अचानक से शहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि अनिरुद्ध का जन्मदिन होता है, ये चारों उसे सरप्राइज देने जाते हैं, लेकिन बदले में इन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है। चारों देखते हैं कि अनिरुद्ध के शहर के फ्लैट में उसकी दूसरी बीवी और वो खुशी से उसका जन्मदिन मना रहे हैं। ये लो अनिरुद्ध, मुंह खोलो, मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पतिदेव। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने रितिका। लव्ड इट यार। थैंक यू सो मच बेबी साहिबा। यू आर मोस्ट वेलकम अनिरुद्ध। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आज के दिन तुम अपने गांव में रह रहे परिवार वालों को और स्पेशली अपनी पहली बीवी मधु को मिस कर रहे होगे ना? नॉट एट ऑल रितिका, मुझे मधु से नहीं तुमसे प्यार है, और तुम पास होती हो ना तो किसी और की याद ही नहीं आती। आई लव यू रितिका। ओह आई लव यू टू अनिरुद्ध। बस करो ये सब। अनिरुद्ध और रितिका मधु और बाकी घर वालों को वहां देख एकदम से चौंक जाते हैं। मधु का दिल बुरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध
तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों अनिरुद्ध, क्यों? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अनिरुद्ध? ये तूने अच्छा नहीं किया है अनिरुद्ध बेटा। तूने दूसरी शादी कर ली है? अरे तू जानता भी है कितना बड़ा पाप किया है तूने नालायक लड़के। आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनिरुद्ध भैया। अरे जाओ जाओ, ज्यादा भाषण मत दो अब सब लोग। हाँ की तो की, क्या करोगे तुम सब? मुझे अब तुम सबसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जाओ यहां से। यह मेरा और मेरी बीवी रितिका का घर है। निकल जाओ। क्या तू इस मूर्ख लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे अब अपने परिवार वाले भी नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरा परिवार, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रितिका ही है। अनिरुद्ध उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और गांव जाने के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं, मानो उन सब के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी मधु अपने ससुराल वालों की हिम्मत बनती है। क्या हुआ जो हमें अनिरुद्ध ने धोखा दिया? क्या हुआ अगर उसने हम सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? हमारी दुनिया यही नहीं रुकेगी। मैं संभालूंगी आप सबको। आप सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना बहू। लेकिन बहू, तुम क्या करोगी अब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब हमारा बेटा ही पराया हो गया। बेटा पराया हो गया है, लेकिन आप दोनों की बेटी है यहाँ पर, आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आज से मैं आप दोनों की बेटी हूँ। हाँ मधु बेटी, आ मेरे पास आ बेटी। मधु सरिता और उदय के गले लगती है। वो अब कुछ काम करने का तय करती है और उसके दिमाग में सबसे पहला और आखिरी विचार ढाबा खोलने का ही आता है। घर वाले भी उसके इस निर्णय में सहमति जताते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ का लाजवाब खाना खाकर तो सारे गांव वाले तुम्हारे फैन बन जाएंगे। मधु, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ढाबे में काम करूं? तुम्हें मदद मिल जाएगी। वैसे मुझे मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें काम करने की इच्छा है तो आ सकते हो। इस तरह अब मधु और विवेक दोनों साथ में ढाबे पर काम करने लगते हैं और मधु के स्वादिष्ट पकवान खाकर सब के सब उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर गांव में हर तरफ मधु के ढाबे का ही बोलबाला हो जाता है। सभी उसके ढाबे पर ही खाना खाने आने लगते हैं और उसका ढाबा खूब मशहूर हो जाता है। ठंड के दिनों में ढाबे पर काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मधु और विवेक दोनों हार नहीं मानते। अरे वाह वाह, क्या पनीर टिक्का बनाया है भाई। ऐसा खाना तो बहुत कम ढाबे में खाने को मिलता है, और वो ढाबे जो एकदम कमाल के हों, और तुम्हारा ढाबा उनमें से एक है मधु बहन। सच कहा, इस ढाबे के खाने जैसा खाना पूरे गांव में कहीं और नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आखिर बेटी किसकी है? हमारी बेटी का ढाबा है, गांव में नंबर 1 तो होगा ही ना। हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मधु के सामने वाली गली में दूसरी ढाबे वाली नीला अब मधु से जलने लगती है, क्योंकि अब नीला के ढाबे पर बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। इस मधु की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण मेरे ढाबे पर ग्राहक आना बंद हुए हैं। इसे तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। मधु, अब तू अपना जीवन के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जब तू ही नहीं रहेगी तब तेरा ढाबा कहाँ से रहेगा। नीला मधु के ढाबे पर फोन करके खाना मंगवाती है और वो कहती है कि केवल औरत को ही डिलीवरी करने भेजना, किसी और को नहीं। विवेक, मैं वो गली नंबर 10 में जाकर ऑर्डर डिलीवर करके आती हूँ। तुम ढाबे का ध्यान रखना। वो ग्राहक ने कहा है कि सिर्फ आप ही आना, किसी और को मत भेजना। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अब होगी कोई बात, वो औरत अकेली रहती होगी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई। खैर, तुम जाओ। मधु डिलीवरी देने जाती है, लेकिन तभी वहां पर नीला उसे उस घर में बंद कर देती है और वहां पर जहरीले गैस का धुआं फैला देती है। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! अब तू यहीं पर मर जाएगी। और मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। नीला वहां से चली जाती है, लेकिन उसका झुमका वहीं पर गिर जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मधु के अब तक ना लौटने के कारण विवेक काफी चिंतित हो जाता है।
और वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। गली नंबर 10 में पहुंचने पर उस घर में उसे मधु बेहोश दिखाई देती है और वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मधु ठीक तो है ना? पेशेंट को आपने एकदम सही टाइम पर लाया अस्पताल। अगर जरा सी भी देर होती तो इनकी जान चली जाती। लेकिन वो जहरीला गैस किसने फैलाया था वहां पर? मैं जानता हूं किसने फैलाया है। ये झुमका देखो, ये मुझे वहां मिला। विवेक, ये झुमका तो हमारे सामने वाली गली के ढाबे वाली नीला का है, जो वो रोज पहनती है। हाँ, मैं जानता हूं मधु, मैंने भी उसे इस झुमके में देखा है। विवेक पुलिस कंप्लेन करता है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार करके ले जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके बाद मधु और विवेक में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुछ ही महीनों बाद सरिता और उदय की सहमति से विवेक और मधु की शादी कराई जाती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और जीवन में एक साथ मिलकर खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।